मछलियां पकड़नी यस चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको पता चल जाए ना कि आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स की कितनी डिमांड है और कितनी सैलरी मिलती है, तो यकीन माने लोग सीए छोड़ के डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि उसने 4 साल की वो इंजीनियरिंग वाली डिग्री की हो, नहीं। डेटा इंजीनियर वो बंदा जो कि डेटा सेट्स को रीड करता है, एनालाइज करता है, उसमें से ट्रेंड्स पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके देता है। कंपनी की जितनी भी डिसीजन मेकिंग, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जिस तरह से बिहेव कर रही है, कंज्यूमर के पैटर्न्स, सब कुछ ये आइडेंटिफाई करके देता है। और रियलिटी में कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा सैलरी डेटा एनालिटिक्स के लिए। चल बंदा ज़ात से मुंशी हो, पीछे सी लगा हो, ऐसे ही कुछ होता है, उसकी कौन सी बात। चले जी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डेटा सेट्स को एनालाइज भी करते हैं, पैटर्न्स को डिस्कवर भी करते हैं, डेटा पे जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। साथ डेटा में जो भी पैटर्न्स हमें नज़र आए, ट्रेंड नज़र आए, इंसाइट्स के बाद हम सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग करने में सक्सेसफुल होते हैं। डिफरेंट स्टैटिकल एनालिसिस और मशीन लर्निंग की हेल्प से डेटा को वेरिएबल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल वो जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होती रहे। तो जैसे सेल्स है आपके पास, सेल्स का डेटा इकोनॉमिक वेरिएबल। तो यहाँ से बेसिकली हम डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व करेंगे डेटा एनालिटिक्स के अंदर, जो कि हमें डेटा को कलेक्ट करने में, क्लीन करने में, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को आगे से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स का साइकिल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। साइकिल्स तो वैसे ही बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, बहरहाल ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो स्टेप होता है डेटा एनालिटिक्स का, इसके साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। आपको जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी डेटा होता है, सबसे पहले आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब ये बैक एंड पे चैप्टर नंबर 1 वाला फिनोमिना यूज होगा। आया वो प्राइमरी डेटा है, आया वो सेकेंडरी डेटा है। अच्छा, जो मार्केटिंग होती है या कुछ ऐसी फील्ड्स हैं स्पेसिफिकली, उसके अंदर यूज ही प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा बहुत कम यूज होता है। तो इसका मतलब है प्राइमरी हो सोर्स या सेकेंडरी हो,
फिर डेटा तो स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। तो हमने डेटा को कलेक्ट करना है मल्टीपल सोर्सेज से। अगर प्राइमरी डेटा होगा तो सोर्सेज कौन कौन से होंगे? सर्वे हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, इंटरव्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चनियर हो सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग भी हमने पीछे पढ़ा वो हो सकती है। अगर क्या नाम है आपके पास सेकेंडरी सोर्सेज हैं तो कोई और वेबसाइट हो सकती है, कंपेटिटर्स का डेटा हो सकता है, मार्केट सर्वेज जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। बट डेटा को रेलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, ताकि जो ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जिन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो कर सकें। अगर नहीं होगा एक्यूरेट, कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव नहीं होगा तो ये पैटर्न्स, ये ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में हमें डिफिकल्टी होगी। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं? डेटा क्लीनिंग। अच्छा, डेटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है, कब जरूरत पड़ती है? डेटा इनपुट कौन करता है? ह्यूमंस ही करते हैं ना। जब ह्यूमंस डेटा इनपुट करते हैं तो इसका मतलब है एरर्स आ सकते हैं, इनकंसिस्टेंसीज भी आ सकती हैं, डेटा हो सकता है मे बी कंप्लीट ना हो, डेटा में हो सकता है किसी और टाइप की मिस्टेक इनकर हो जाए। तो डेटा क्लीनिंग बड़ी ज़रूरत है, वरना डेटा को फर्दर आप प्रोसेस में लेके जाएंगे, उसकी बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, अब मेरा जो डेटा है उसमें सारी वैल्यू हंड्रेड्स के अंदर है, तो कोई वैल्यू अगर 1000 के अंदर आ जाएगी तो वो गलत है ना, पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसको हम आउटलायर्स भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर। आउटलायर्स का मतलब होता है कोई ऐसा डेटा जो कि उस डेटा पैटर्न के हिसाब से फिट ना बैठ रहा हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाए या बहुत कम आ जाए। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको ओवर स्टेट, अंडर स्टेट भी बोला जाता है। तो उन आउटलायर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन कंसिस्टेंसीज, उन इनरेगुलरिटीज को रिमूव करने के बाद आप फर्दर उसको एनालाइज करने की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद जब डेटा क्लीनिंग हो जाए तो उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशन आती है। अब डेटा को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम स्टैटिकल समरीज बनाएंगे। स्टैटिकल समरीज बेसिकली क्या है? जो मीन, मीडियन, मॉड, डिस्क्रिप्टिव्स जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद कोरिलेशन पढ़ा था, क्यों यूज होता है? कोरिलेशन क्यों यूज होता है? चले, बाकियों से तो गिला नहीं कर सकता, जो बेशर्म है ये जैसे सेंटर वाला। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स, और कौन सा? इंट्रा, बेसिकली कि वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, साइन ऑफ वेरिएबल क्या है, इंक्रीज है, डिक्रीज है। उसके बाद स्कैटर प्लॉट करते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? कोरिलेशन या रिग्रेशन का जो ग्राफ होता है उसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, कि हमने उसमें से रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अल्टीमेटली गोल क्या है एक्सप्लोरेशन का? कि डेटा के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सके, डेटा को फर्दर आगे एनालाइज करने से पहले आप उसमें कोई पैटर्न या ट्रेंड या रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको आप एक्सप्लोर कर सके। उसके बाद डेटा मॉडलिंग है। भाई ये वो नहीं है जो रैंप के ऊपर होती है, ये डेटा मॉडलिंग डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिकल टूल्स, टेक्निक्स यूज करके, एलॉगरिथम्स यूज करके, रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके आप डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लस्टरिंग भी होती है। उसके बाद आप प्रिडिक्शंस भी करते हैं फ्यूचर। कैसे करते हैं? याद है एक क्वेश्चन हमने किया था रिग्रेशन के अंदर कभी, ये जो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वहाँ MCQs में हम करते थे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मॉडल के अंदर भी ये यूज होता है। किसके इक्वल होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक क्वेश्चन हमने रिग्रेशन का क्लास में किया था, याद है उसका आंसर क्या आता था? y इज इक्वल टू 12 माइनस 2
एक्स आंसर आता था, याद है? तुझे कहाँ याद होगा, तू तो धमाल डालता है उसके बाद तुझे अपना नहीं पता रहता, तुझे सिर्फ जो पैसे निछावर कर रहे हो वो याद आते हैं, बाकी क्या। अच्छा, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये x जो था इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये आपके पास आपका इंटरसेप्ट था, ये 2 आपके पास आपका क्या था, स्लोप था। तो हम कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने की चेंज काज की। फिर ये फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज होता है कि अगर इतनी प्राइस हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, या अगर क्वांटिटी डिमांड इतनी हो तो प्राइस कितनी होगी। तो ये हम फाइंड करते रहे हैं। तो ये डेटा मॉडलिंग में बेसिकली इसको यूज करने का पर्पस होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस को सपोर्ट करना। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन के लिए यूज की जाती है। प्रिस्क्रिप्टिव भी होती है कि जो ट्रेंड आपने या पैटर्न एनालाइज कर लिया उसकी बेसिस पे आपको क्या फिनोमिना रीड करने को मिला। तो प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव 2 तरह के एनालिसिस कंडक्ट किए जाते हैं, ये भी आएगा लेटर ऑन। इसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, 2 चीज़ें, एक प्रिडिक्शन और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन कि क्या ट्रेंड पता चला, इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं। जब ये हो जाए तो 5th स्टेप हमारे पास क्या होती है, इंटरप्रिटेशन या इनसाइट जनरेशन। इसमें आपके जो भी आउटकम आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटरप्रिटेशन लिखी थी ना कि कोरिलेशन की 5 मेन डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो जो ट्रेंड हमें पता चलेगा वहां से पता चल जाएगा क्या वेरिएबल में परफेक्ट रिलेशनशिप है या सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्दर आपने अपने एक्शंस लेने से पहले, डिसीजंस लेने से पहले इस डेटा को इंटरप्रेट भी करना है ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। उसके बाद नंबर 6 स्टेप जब ये हो जाएगा तो फिर आपने उसकी बेसिस पे क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग या एक्शंस लेने। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड पता चला सेल्स डिक्रीज हो रही है, अब हमने उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं कि सेल्स डिक्रीज क्यों हो रही है, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या यूज करें। तो इसका मतलब है डिसीजन मेकर को प्रॉपर हेल्प मिल जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो जब ये हो जाए नंबर 6 स्टेप तो फिर आपने क्या करना है, नंबर 7 स्टेप की तरफ चले जाना है, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉनिटरिंग हर चीज की जरूरी है। डिसीजन जब आपने ले लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा वो डिसीजन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से हुआ। चीज़ों को हम एवेल्युएट करेंगे कि आया सेल्स आगे से ज़्यादा बेटर हो रही हैं या नहीं हो रही। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल को डिक्रीज करके दूसरे वेरिएबल को इंक्रीज करना। तो जो भी रिस्क एसोसिएट थे, जो भी डेफिशिएंसीज थी, उनको रिमूव करके अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था, सेल्स को इंक्रीज करें ताकि प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो जितनी भी इंसाइट्स होती हैं, जितने भी स्टैटिकल मॉडल्स आप यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली बैक एंड के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग नेसेसरी है कि वो सही तरह से मॉडल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और फीडबैक के लिए ये बड़ी चीज़ ज़रूरी है। फीडबैक क्या होगा, सेल्स या तो इम्प्रूव होंगी या आगे से वर्स होंगी। तो सिंपल सी बात है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई फर्दर ऑन गोइंग मॉनिटरिंग किन किन एरियाज के अंदर रिक्वायर्ड है ताकि आप पर्टिकुलरली उसको सही तरह से एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम का सलूशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। जी जनाब, पूछें यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर करने। बड़ी शेरो शायरी कर रहा है आजकल। उस दिन इसने ट्रक के पीछे कोई शेर पड़ा था, यहाँ पे आके उसकी रिकॉर्डिंग करती है। होता है। ये भी अब खान की तरह रोना शुरू हो गया, मुझे क्यों निकाला। उससे पहले मरियम के पापा, अब ये रोता है। अच्छा जी, अब बता रहा हूं यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिएगा
स्टेजेस साइकिल के अंदर होती हैं। और आई कैप ने यहाँ पे एक हैंकी पैंकी मारी है। अब जो रीडिंग करने वाले हैं तो होना क्या है, ये ऊपर लिखा है ना डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस, ये गलत है। मैं तो फाइनल इसको रिव्यू में करूंगा, आगे मेंशन भी करूंगा। बहरहाल ये टाइप्स नहीं है, वो स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ये टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं। ये करेक्शन करवाते हैं, मैं मेल ठोकने वाला हूँ वैसे। तो ये डेटा एनालिटिक्स के अंदर कितने टाइप के टेस्ट या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं वो ये हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा की समरीज बनाते हैं। और ये समरीज क्यों बनानी जरूरी होती हैं? प्रीवियसली या पास्ट में आपके पास क्या ट्रेंड्स है, तो फिर आप प्रीवियस ट्रेंड को करंट ट्रेंड के साथ मैच करते हैं कि आया चीज इंप्रूव हो रही है या आगे से ज्यादा वर्स हो रही है। करंटली तो आपके पास सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी ना, बट प्रीवियसली आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट करेंगे, तो हिस्टोरिकल डेटा होगा। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं, करंट होता है, हिस्टोरिक होता है? हिस्टोरिकल डेटा होता है, और उसको फिर आप एनालाइज कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं करंट के साथ। तो यहाँ पे भी यही डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एग्रीगेशन, विजुअलाइजेशन, स्टैटिकल समरीज अप्लाई की जाती हैं। बेसिकली ये आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किस चीज के बारे में आंसर प्रोवाइड करते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रही हैं। इसमें की टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं वो क्या है? डेटा एग्रीगेशन, एक सिंगल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कंप्रिहेंसिव व्यू आपको मिल जाए। अब सिंगल वैल्यू, इसमें भी डिफरेंट स्टैटिस्टिक के टूल हैं। चैप्टर नंबर 9 पढ़ते थे ना क्यूएम के अंदर, इंडाइसिस वाला, उस टाइम मैं बताता था कि इंडेक्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इंडेक्स एक एवरेज वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है होल ईयर, तो उसके साथ नेक्स्ट ईयर के डेटा को कंपेयर करना आपके लिए आसान होता। अब मैंने उसमें एक और एग्जांपल आपको दी थी, KSC 100 इंडेक्स। अब KSC किसकी एब्रीविएशन है? कराची स्टॉक एक्सचेंज की। तो हमारे यहाँ एक जनरल फिनोमिना होता है, न्यूज़ पे बताते हैं आज KSC इतने पॉइंट से गिर गया या इतनी पॉइंट की सतह अबूर कर ली ना, तो हमारे घरों में एक फिनोमिना नेचुरल है, हाय, पता नहीं है वो क्या है, पता नहीं है। KSC 100 इंडेक्स का मतलब बेसिकली है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 100 टॉप की कंपनीज लिस्टेड हैं वो आज इंडेक्स का पार्ट बनी है, जिनकी शेयर में या तो इंक्रीज या डिक्रीज है, या टॉप परफॉर्मेंस कंपनी जिनको बोला जाता है। हर दिन इनमें से कुछ कंपनीज निकल जाती हैं, कुछ न्यू कंपनीज आ जाती हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को मेच्योरिटी की तरफ ना लेके जा सके। तो वो इंडेक्स जो है वो 100 कंपनी की एग्रीगेट वैल्यू है, उससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स भी बनाते हैं ना, बेशक बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, पाई चार्ट हो, डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल करने में आपको आसानी मिलती। फिर समराइज भी करते हैं आप डिफरेंट स्टैटिकल मेजर्स जैसे मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आप निकालते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं ये आपको डेटा की स्कैटरनेस के बारे में बताते हैं, डेटा कितना सिमटा हुआ है, और वेरिएशन, वेरिएबिलिटी आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है या उसके अंदर वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास है नंबर 2 डायग्नोस्टिक एनालिसिस या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोज करता है आपके प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा? डेटा के पैटर्न्स के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से।
तो ये आपको आंसर देगा किसके बारे में, व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, डिफरेंट टेक्निक्स टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस है। तो इसका मेन पर्पस बैक एंड के ऊपर क्या है, एनॉमली डिडक्शन। एनॉमली एक स्पेसिफिक टाइप के बिहेवियर पैटर्न को बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। साल में कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जो कि बाज बिजनेसेस के लिए सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें पता चल जाता है उस टाइम पीरियड के ऊपर सेल्स ज़्यादा रहेंगी। जैसे मछली आ गई और जैसे ये सर्दी होगी तो जो कुकिंग ऑयल और घी होता है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि तली हुई चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो आपको पता चल जाता है ट्रेंड्स। यूं ही साल में कुछ मंथ होते हैं, उन मंथ्स में पर्टिकुलर ब्रांड्स जो भी सेल्स ऑफर करते हैं, नॉर्मल डे सेल में और जब डिस्काउंटेड सेल्स लगती हैं उन दिनों में पैटर्न, ये इनकी तरफ तो भाई अजाब है। हर महीने में कभी पापा शुक्र है टीचर डे की सेल नहीं लगा हैं। तो ये तो आप जिस तरह नॉर्मल दिनों में चीज़ें बिकती हैं उस पैटर्न में इनकी प्रोडक्ट्स तो नहीं बिकती। तो पता चल जाता है एक दिन की सेल, 3 दिन के लिए सेल लगाई, जितने दिन के लिए लगाई उसमें जो सेल्स का पैटर्न होगा और नॉर्मल डे सेल में जो पैटर्न होगा वो बड़ा फर्क होता है। ये लड़का लोंडा मैंने देखा था पीआरसी में भी यही पैंट पहन गया था, अभी तक हुआ। ये जब तक इसमें 10-12 सुराख नहीं होंगे ये इसकी जान नहीं छोड़ेगा। हाँ, पैटर्न अलग होते हैं ना। ये सेल पे जाएं तो वहां गर्मियों की सेल लगी होती है, ढूंढ सर्दियों वाला फटा रहे होते हैं कि कहीं मिल जाए सस्ता अगली दफा शायद। ये गरीब आदमी जाए, मेरी तरह का जाए, हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, भाई कितने साल निकालेगी, उसके बाद हैं नेक्स्ट मासूमाना सवाल जो होता है इसका कलर तो नहीं उतरेगा। तीसरा सवाल होता है खींच के चेक करते हैं फटेगी तो नहीं। वो कहता है भाई लेनी है ले, चल नहीं तो नहीं कर। तो पैटर्न्स अलग होते हैं ना, जेंडर वाइज ये जो परचेजिंग ट्रेंड्स हैं ये अलग होते हैं। तो यही देखा जाता है प्रॉब्लम क्या है। इसका तो प्रॉब्लम वो सारे हैं 12। इसके लिए जो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के लिए टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 हैं। ड्रिल डाउन एनालिसिस। ड्रिल डाउन का मतलब होता है, ये आगे आएगा, डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। हमने डेटा में बेसिकली हिडन पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और वो तब तक जब मैं डेटा को डीपली एक्सप्लोर ना करूं, डेटा में से वो ट्रेंड्स पैटर्न्स आइडेंटिफाई ना करूं तो डायग्नोज नहीं कर सकता प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस तो सीधी सी बात है भाई, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज हो। अब जैसे आपको बताया स्पेसिफिकली डेज के अंदर जो सेल्स का पैटर्न है उसका मतलब है उसका कोई रिलेशनशिप है ना बैक एंड पे। कंपनी ने अपनी प्राइस कम की हुई है, डिस्काउंटेड सेल्स, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस किस्म के कोई किए हैं, तो हम एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप्स को। फिर एनॉमली डिडक्शन पहले ही बता दिया। एनॉमली क्या है, अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स। वो मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है, वो पैटर्न्स क्यों आ रहे हैं। अगर आप डेटा इंजीनियर इसको सही तरह से एक्सप्लोर कर लेता है ना तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये हो क्यों रहा है, और ये मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है। वो ट्रेंड अगर आपने सही तरह से आइडेंटिफाई किया, आपको पैटर्न नज़र आ गया, तो मे बी आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा। और कंपनी को अगर अपनी वीकनेस के बारे में पता चल गया या ये, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करके वो इसको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल
पैटर्न, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने के बाद थ्रू मशीन लर्निंग, स्टैटिकल एल्गोरिथम्स की हेल्प से डेटा को माइनिंग करने के बाद आपने उसमें से पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई किया। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये डेटा प्रेडिक्शन के अंदर भी यूज़ होगा। ये भी आपको बताया ना, ये प्रेडिक्शन क्या हो रही है, ये विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन को आप फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर इतने यूनिट्स हुए तो बताएं डिमांड कितनी होगी, इतनी प्राइस हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पैटर्न्स होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करने के बाद फोरकास्टिंग में पर्टिकुलरली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड्स होते हैं टेम्पोरल भी होता है। हमने एक MCQs पढ़ा था, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। क्योंकि टाइम टेम्परेरी होता है, गुजर जाता है ना, और पीछे वो ट्रेंड्स छोड़ के चला जाता है। आपने उन्हीं ट्रेंड्स को देख के फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है कि फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। उसके बाद की टेक्निक्स कौन सी हैं, रिग्रेशन एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर वन और मोर वेरिएबल्स को इनपुट कंसीडर करने के बाद, वैसे तो सिंपल रिग्रेशन जो होती है उसमें दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। बट मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल। वो आपके लेवल पे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, बहरहाल एग्जिस्ट करती है। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज का मेन कंसर्न ही क्या होता है, डेटा में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। फिर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग भी हम करते हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट डेटा टाइप की कैटेगरीज को अलग करने के बाद आप डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्शन करते हैं। क्लस्टर्स लेयर्स बनाना, वो याद है, हमने क्लस्टर सैम्पलिंग भी पढ़ी थी, बेबीज वाला क्वेश्चन था, यस। उसके बाद नंबर 4, डॉक्टर डायग्नोज करने से पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है या डायग्नोज करने के बाद प्रिस्क्राइब करता है, बाद। तो डायग्नोसिस भी हो गया, प्रेडिक्शन भी हो गई, और मेडिसिन लिखने से पहले जब वो बीमारी पकड़ लेता है तो पहले एक लाइन बोलता है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, हैं? तो उसने बताया तू ला इलाज। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बेसिकली अल्टीमेटली फ्यूचर में जो चीज़ होनी है, जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप उसको पहले ही रिकमेंड कर देते हैं। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही तो एक मैनेजर आगे फर्दर अपने पास ऑप्शन बी लाजमी रखेगा कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें। ये कंपनीज ने जैसे इनकी तरफ ट्रेंड बना लिया है, उनको कैसे पता चला भाई, जब तक सेल ना हो 10 रुपये की क्यों ना हो, ये नहीं परचेज करेंगे। ये सेल का वर्ड लिखा आएगा, वो कार्टून नहीं होते, वो कोई वर्ड देखता ना आंखें यूं जाके यूं आती, तो इनका भी यही हाल होता है। सेल का वर्ड देखा नहीं, ओ वापस आया। तो इनके यहाँ भी परचेजिंग अब तब भी होती है भाई जब सेल होती है। तो इसका मतलब है एक इवेंट फ्यूचर में जिसने इंकर होना है उससे रेलेवेंट आपको पहले से पता होता है कि आप उस इवेंट को मेंटेन कैसे करेंगे, उसके रेलेवेंट जो टेक्निक्स हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे, डिसीजन मेकिंग किस तरह से होगी। तो ये डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, अप्रोचेस यूज़ करके आप क्या कर देते हैं, फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी, तो वहाँ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा फ्यूचर में उसको आप कैसे डील करेंगे, ये आपको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से पता चल जाता है कि सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप फर्दर कौन से स्टेप्स लेंगे। की टेक्निक्स कौन सी हैं? नंबर 1, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही है किसी एक वेरिएबल को डिक्रीज करके दूसरे वेरिएबल को इंक्रीज करना। जैसे प्रॉफिट का भी इंक्रीज होगा, दो ही वेरिएबल होते हैं प्रॉफिट के, एक सेल्स एक कॉस्ट। सेल्स को इंक्रीज करके या कॉस्ट को मिनिमाइज करके, तो पता चल जाता है। उसके बाद सैमुलेशंस क्या है? डिफरेंट
एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं। अब ये डिफरेंट सिनेरियोज कंडीशंस पहले से अप्लाई कर दी जाती हैं और आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या पैटर्न आ सकता है, ये इम्पैक्ट कैसे डाल सकती हैं, तो ये आपको पता चलता है। उसके बाद डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज, ये आप में से अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी में, याद है कॉइन था ना, हेड टेल ये कर रहे होते हैं ना, नोट्स जोड़ रहे होते हैं, ये जो थी, ये बेसिकली प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इसको हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये इसको एक पाथ बोलते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई चीज है, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की दो मेन एक्टिविटीज, उनको हमने ये दो में डिवाइड किया। इस एक्टिविटी तक पहुंचने में आपको कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो ये आपको पाथ बताता है। फिर इसको फर्दर हमने दो एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड किया, तो फर्स्ट एक्टिविटी कितने डे में कंप्लीट होगी, दूसरे में। तो ये डिसीजन ट्रीज बनाए जाते हैं ताकि आप फ्यूचर के लिए पहले से रेडी रहें, किस चीज के अंदर कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली। जी पूछें कोई क्वेश्चन, ये तो मुक जाना है, रोक देता हूं। जिस दिन चैप्टर 7 कराऊंगा बुला दूंगा। वो गूगल से पूछे, गूगल कहता है इस बीमारी का इलाज नहीं है अभी। लोग साइड पे खड़े होके नाचते हैं, सेंटर में आके नाचते हैं। इस चैप्टर में से ये जो एनालिटिक्स हमने अभी टाइप्स टेक्निक्स पढ़ी है ना, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और एक और था वो प्रिडिक्टिव। इसमें से एक बॉडी में मैंने क्वेश्चन देखा, सिनेरियो बेस्ड आया हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में उसने डिफरेंट केसेस बताए हुए थे, सिचुएशन बताई हुई थी, और क्वेश्चन आगे इस तरह से आया हुआ था कि बताएं कौन सा एनालिटिक टेक्निक इसके अंदर यूज हो रही है, और साथ कहता था जस्टिफाई करें विद रीजन। जैसे अगर एक कंपनी है, उसके पास सेल्स का रिकॉर्ड आ रहा है और मैनेजर एनालाइज कर रहा है पैटर्न को कि किस सिटी के अंदर सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा एनालिटिक्स यूज होगा? डिस्क्रिप्टिव। फिर अगर वो मैनेजर एनालाइज कर रहा है कि भाई किसी सिटी में रीजन ऑफ सेल डिक्रीजिंग क्या है, अब रीजन किसको सपोर्ट करेगी? डायग्नोस्टिक। फिर अगर मैनेजर उस एनालिसिस की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है कि सेल्स नेक्स्ट मंथ में इंप्रूव हो जाएगी, ये अनयूजुअल पैटर्न था, किसी वजह से सेल्स डिक्रीज हुई, तो ये कौन सा होगा? प्रेडिक्टिव। फर्दर मैनेजर ने स्ट्रेटेजी डेवलप की कि अगर आफ्टर 1 मंथ सेल्स इंप्रूव नहीं होती तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल लगाएंगे, ये कौन सा है? प्रिस्क्रिप्टिव। यूं क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। बाकी इस चैप्टर में से सिनेरियो कोई नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आया पेपर के अंदर वो डायरेक्ट आएगा। साइकिल वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनालिटिक्स की टाइप्स तो हैं ही हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी बंदा एग्जामिनर इसको टॉपिक को टेस्ट करेगा, वो स्टेजेस साइकिल्स की हेल्प से करेगा। मैं आप लोगों को बार बार एक बात फिर कह रहा हूं,
इस सब्जेक्ट को साथ साथ रीड लाजमी करते जाइएगा। कुछ ना कुछ 2 बातें 3 बातें माइंड में रह जाएंगी, नहीं तो ये 17 चैप्टर हैं थ्योरी। आखिर में फिर होता क्या सर, कोई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्या करें। अभी से कुछ इसमें रीडिंग रखेंगे ना तो आपको 2-4 चीजें याद रहेंगी। इस सब्जेक्ट को अभी तक उसने इस तरह वो टिपिकल नहीं बनाया जो मशीन लर्निंग के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं या बाकी टेक्निक्स हैं, उस तरह से नहीं किया, बहुत बेसिक लेवल पे रखा है। बट अगर स्टूडेंट इसमें वर्स परफॉर्म करेंगे, उसकी रीज़न ये होगी कि इतनी थ्योरी थी, उसने साथ टाइम नहीं दिया। और ये आपके ऊपर है, आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लानत इतनी बरसाएंगे कि वो हो ही जाएगा। बहरहाल आपने भी तो आपको मारना है ना, धुल जाएगी गंगा स्नान का। तो कल इंशाल्लाह इसको हम खत्म कर देंगे।